हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं स्टूडेंट पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपने देखी है वीडियो तो आप इस फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स के ऊपर 2 लेक्चर न्यूमेरिकल्स पे आ चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 लिखा हुआ होगा। आज की इस वीडियो में पार्ट 3 है और आज की इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा वो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गए। किससे हो गए? डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करवा रहा हूं। तो यहां लिखा हुआ है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। हमारे पास एक वेक्टर ए है और ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। हमें वेक्टर ए की प्रोजेक्शन मालूम करनी है। प्रोजेक्शन का मतलब साया, प्रोजेक्शन मालूम करनी है ए की किसकी डायरेक्शन में है। वो जो प्रोजेक्शन है ए की वो किस डायरेक्शन में? वो बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इसको जरा समझता हूं। न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल हलवा है, लेकिन थोड़ी बेसिक चीजें मुझे आप लोगों को समझानी है, तो वो सुनिएगा स्टूडेंट। अब आप सपोज करें ये हमारे पास एक वेक्टर बी आ गया। क्या आ गया? ये हमारे पास ये आ गया वेक्टर बी। क्लियर? अब वेक्टर ए को जरूर यहीं कहीं होना पड़ेगा। वेक्टर ए को यही कहीं होना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों यहां होना पड़ेगा? क्योंकि उसने बोला है कि ए का जो प्रोजेक्शन है वो बी की डायरेक्शन में है। ये बोला उसने। ये तो जब ही मुमकिन है कि ए ऊपर हो और बी नीचे हो, क्योंकि ये बी है और ये ए है। जब मैं इसके ऊपर टॉर्च मारता हूं तो जब मैं टॉर्च इसके ऊपर मारूंगा तो इसका साया इसकी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ए का साया बी की डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पर इसका जो साया जा रहा है वो ये इसका साया होगा ए वेक्टर का, जो इस बी वाले वेक्टर की क्या है? डायरेक्शन में है। तो ये जो ए है ये इसका साया यहां से लेके यहां तक होगा। क्लियर भाई? चले भाई, अब ये जो ए का ये एक्स कंपोनेंट नहीं होगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो ये तो असल में क्या है? ये तो ए एक्स ही होगा। क्लियर भाई? चले भाई, इंशाल्लाह ये बात समझ में आ गई। या तो आप इसको बोलते हैं ए, ये बी बोल सकते हैं। क्लियर? बात एक ही है। चले भाई, ये बात समझ में आई। अब हमें मालूम करना है, ये ए वेक्टर नहीं मालूम करना हमें, तो इस ए वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए जो बी की डायरेक्शन में है, और वो कौन है? वो ए एक्स है। क्लियर? अब जरा सुनिएगा, आप सब जानते होंगे कि ए डॉट बी बराबर होता है किसके? आप बोलेंगे सर ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। क्या ये आप सब बात जानते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल जानते हैं। अगर मुझे कॉस थीटा मालूम करना हो तो ये ए भी यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी जगह क्या होगा? डिवाइड होगा। तो ए डॉट बी ऊपर आ गया। ये वेक्टर है दोनों। क्या है? असल में दोनों तो वेक्टर है। क्लियर है? चले भाई, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर? ये किसके बराबर है? ये तो cos थीटा के बराबर है। किसके बराबर है? cos थीटा के। अब हमें मालूम क्या करना है? हमें तो मालूम करना है ax। क्या मालूम करना है? ax। और a किसके बराबर होगा? a cos थीटा के। ऐसा ही है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही है। अब जरा सुनिएगा स्टूडेंट बात को। यहां पर ये जो a है ये असल में तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। इस a वेक्टर का ये असल में a क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ये cos थीटा, तो ये cos थीटा है, मतलब a और b के दरमियान में कोई ना कोई तो एंगल होगा ना, कोई ना कोई एंगल। आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा, तो वो थीटा है। अब हमारे लिए मतलब ये हम ax को मालूम कर लेंगे। हम ax को मालूम कर लेंगे, लेकिन हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए होना चाहिए। वो हम 2 मिनट के अंदर निकालेंगे भाई, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। लेकिन सुने बात को, डायरेक्ट निकालने मत चले आइएगा, अभी मैं करवा रहा हूं आगे। और cos थीटा, मुझे बताएं cos थीटा किसके बराबर है? आप बोलेंगे सर cos थीटा तो अभी हमने निकाला, ये इसके बराबर आ रहा है। मतलब में यहां पर जो cos थीटा लिखा हुआ है वहां पर तो मैं ये चीज लिख सकता हूं। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर है? ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है बी वेक्टर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर भाई? इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए से ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो कट गया कि नहीं कट गया? मुझे पता है ये न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी हम निकालना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ए का वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा दिया जाए किससे, बी के यूनिट वेक्टर से। क्लियर, ये मुझे भी पता है, ये आप लोगों को भी पता होगा। आप बोलेंगे सर इतना सारा काम क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये आया कैसे, बस मेरा मकसद ये है, बस बाकी तो ये आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो यहां क्या बचा, ये ए वेक्टर बच गया, ये ए वेक्टर बच गया, और साथ ही अगर आप ये देखेंगे बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आपको पता है कि हम कभी भी किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो असल में तो वो यूनिट वेक्टर निकल के आ जाता है। सच बात बोल रहा हूं, तो इससे अगर मैं आपसे बोलूं बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, आप बोलेंगे बी वेक्टर को डिवाइड करवा दें इसके मैग्नीट्यूड से, तो आपको बी का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये किसके बराबर आ जाएगा, बी के यूनिट वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो बताए कोई मुश्किल बात इंशाल्लाह नहीं लगी होगी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी हमें मिल गई कि मैग्नीट्यूड हमारे को ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा बी के यूनिट वेक्टर से। बस आसान सी बात है, समझ में आ गई, टेंशन लेनी नहीं है। अब सुनिएगा, अब हमारे को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहली बात हमारे पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और जब मैग्नीट्यूड आ जाएगा, देखें यहां क्या है, बी का यूनिट वेक्टर है, तो असल में हम यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बी वेक्टर जो हमारे पास डेटा में पहले ही दिया हुआ है, और उसको डिवाइड किससे कराना है, उसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और हमारे पास ए वेक्टर ऑलरेडी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा काम इजीली हो जाएगा। सो आए जरा अब मैग्नीट्यूड की बारी। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा कि हमारे पास ये वेक्टर है ना, बी वेक्टर है, ये आ गया इसका x कंपोनेंट y, और ये हमारे पास ये आ गया इसकी वैल्यू, x में कितना है, y में कितना है, और j और z में कितना है। तो यहां पर ये जो वैल्यू i के साथ है वो, उसके या j के साथ है वो, और जो k के साथ है वो, उन सारी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, उसको अंडर रूट में ले लेंगे, तो हमारे पास उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड से मुराद कि वो जो वेक्टर है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, वो हमें पता चल जाएगी। तो वही देखें यहां पर i के साथ क्या लिखा हुआ है, 4, तो यहां पर इस 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, उसके बाद j के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस का 4 है, तो ये आ जाएगा माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद प्लस का 7 है तो 7 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट जरा गौर फरमा ले, 4 4 दा 16, और आपको पता है इस -4 के ऊपर पावर इवन है, जिस वजह से इसका माइनस साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और 4 4 से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 7 7 से क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। क्लियर है भाई, इंशाल्लाह क्लियर होगा। 16 और 16 32, और 32 प्लस 49 ये हमारे पास हो जाएगा 81, और 81 का रूट क्या होता है, आपको निकाल के भी दिखा देता हूं। अब मुझे बताएं जरा कि मुझे 81 का रूट निकालना है। अब मुझे बताएं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो कोई मसला है, आप बोलेंगे सर नहीं है, क्योंकि 9 9 से क्या होगा, 81 ही होगा। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 9 का स्क्वायर, तो क्या कुछ मसला है, आप बोलेंगे सर नहीं, बेसिस सेम, पावर ऐड हो गई, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास 9 आ गया। तो इसका मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया ये। चलें भाई क्लियर इतनी बात। अब क्या करें सर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब हमारे पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है तो हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर को मालूम करेंगे। टू फाइंड द यूनिट वेक्टर, टू फाइंड द यूनिट वेक्टर, सही। आप क्या करेंगे, तो यहां पर पता है बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, बी वेक्टर को डिवाइड करवाएंगे इसके मैग्नीट्यूड से। क्लियर है भाई, इंशाल्लाह बात क्लियर हो चुकी है। चलें भाई अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब सिंपल सी बात है भाई, हमारे पास बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर हमारे पास है 4i माइनस का 4j और प्लस का 7k,
और यहाँ इसके ऊपर सबके ऊपर कैप आ गया और डिनोमिनेटर में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, 9 आया है। अब इस 9 को ब्रेक कर देंगे भाई, ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर किसी के साथ अलग अलग आ जाएगा। तो माइनस का 4/9 इंटू ये आ जाएगा प्लस 7/9 और ये आ जाएगा के। क्लियर है भाई, सिर्फ हमने एलसीएम को ब्रेक कर दिया तो सबके साथ क्या आ जाएगा, अलग अलग, हर टर्म के साथ अलग अलग 9 आ गया। कोई मुश्किल काम नहीं था ये। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी का यूनिट वेक्टर आ गया। अब मुझे बताएं कि अब हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड का तो काम खत्म हो गया है। अब हमारे पास ए वेक्टर भी है और अब हमारे पास बी का यूनिट वेक्टर भी है। तो क्या अब हम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी मालूम कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो यहां पे लिखूंगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी क्या होगी, ऑन टू बी क्या होगी, हमारे पास ए वेक्टर इंटू बी का यूनिट वेक्टर। क्लियर भाई, तो अब हम यहां निकाल लेते हैं फटाफट। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, ए वेक्टर हमारे पास क्या है, i, उसके बाद माइनस 2j, उसके बाद प्लस का k। क्लियर, इंशाल्लाह बात क्लियर है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद आगे हमारे पास b का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या आया है, 4/9 आए, उसके बाद माइनस का 4/9, उसके बाद आ गया j और उसके बाद आ गया प्लस का 7/9 और ये आ गया k। क्लियर हो इंशाल्लाह बात। और आप सबको पता है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम सिर्फ आई वाई वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, जे जे वालों को मल्टीप्लाई करते हैं और के वालों को करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी है, सेम सेम वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं बोलूं आई डॉट आई क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर आई आई कॉस थीटा होगा, और आपको पता है सेम है तो कॉस 0 हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री पे क्या होता है 1। तो इस वजह से हमारे पास i का स्क्वायर आ जाएगा और जिस वजह से 1 बन जाएगा। क्लियर, तो इसीलिए, और बाकी अगर हम देखें तो सारे परपेंडिकुलर होते हैं, i और j क्या होते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर, j और k आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर, i और k आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर, जिस वजह से हम लोग सबसे मल्टीप्लाई को नहीं करते। तो सिर्फ i वाले को i से करना है, j वाले को j से करना है, k वाले को k से करना है। ये बात मत भूलिएगा वरना मुश्किलात हो जाएगी आप लोगों के लिए, काम बढ़ाना पड़ जाएगा आप लोगों को। क्लियर, चले भाई अब यहां पर सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम थोड़ी हमारे पास। तो भाई देखिए ये आए और ये आए, सही खत्म हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, बाकी क्या बचेगा 4/9, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 4/9 ये आ गया 4/9। उसके बाद यहां देखिए माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 4 का क्या हो जाएगा 8 और डिनोमिनेटर में क्या है 9। उसके बाद प्लस प्लस क्या हो गया प्लस 7/9 क्या हो जाएगा 7/9 होगा भाई। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी भाई। अब ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबके डिनोमिनेटर में 9 है तो 9 को एक दफा लिख देंगे, 4 और 8 इनको सबको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 4 + 8 + 7, तो ये कितना आ जाएगा 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19। तो हमारे पास आंसर आ गया 19/9। तो बताएं स्टूडेंट, मुश्किल था, मुश्किल होगा, लेकिन मैंने आपको हर चीज बताई कि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो अब आपके जहनों में जो भी कंफ्यूजन होगी इंशाल्लाह क्लियर हो गई। तो ये आ गया आपके सामने न्यूमेरिकल नंबर 16 का आंसर। अब बढ़ने जा रहा हूं स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 17 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है न्यूमेरिकल नंबर 17। अब इस न्यूमेरिकल नंबर 17 के अंदर बोल ये रहे हैं फाइंड द एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा विच द वेक्टर ए मेक्स। वेक्टर ए ने बनाए तीनों एंगल, क्लियर है, विद द पॉजिटिव x, y एंड z एक्सिस। आपको पता है पॉजिटिव x एक्सिस भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव y एक्सिस भी होता है, नेगेटिव y एक्सिस भी होता है, पॉजिटिव z एक्सिस भी होता है और नेगेटिव z एक्सिस भी होता है। लेकिन वो बोल रहा है ये जो तीनों एक्सिस हम बोल रहे हैं वो पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव एक्सिस रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, x एक्सिस के साथ रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि पहला वाला है तो इसका पहला वाला एंगल होगा, मतलब x एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो अल्फा, y एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो बीटा, जो z एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो
गामा होगा। हमें बस यही बताना है कि अल्फा बीटा गामा होंगे क्या। अब एक छोटी सी बात सुन ले जरा स्टूडेंट, ये जो एक्स वाई और जेड एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, अभी बता चुका हूं। लेकिन इस डायग्राम को अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कैसे, तो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं। जरा देखिए भाई, ये हमारे पास आ गया जेड, ये हमारे पास आ गया वाई और ये हमारे पास आ गया एक्स। अब अगर आप देखें इन तीनों को, अगर आप इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ ये, क्लियर है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फर्क क्या है कि ये वाला जो एक्स एक्सिस है उसको मैं बोर्ड से बाहर तो नहीं ला सकता, जिस वजह से मैंने टेढ़ा बना दिया ताकि आप लोगों को दिखा तो सकूं। तो असल में ये क्या है, ऐसे है, ये असल में क्या है, ऐसे है, क्लियर है। ये जो एक्स एक्सिस है बाहर की तरफ है लेकिन ये आ नहीं सकता, इसलिए मैंने टेढ़ा करके बना दिया, क्लियर। अब यहां पर एक वेक्टर है, एक वेक्टर ए है जो ओरिजिन से आ रहा है। कहां से आ रहा है, ओरिजिन से आ रहा है, तो यही कहीं आ रहा होगा, जब भी तो तीनों एक्सिस में इसकी वैल्यूज है, क्लियर। अब जो ये वेक्टर ए जो आ रहा है यहां पर ऐसे करके, तो वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है क्या, गामा। तो आप लोगों को मुझे पता समझ में नहीं आया होगा कि सर कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये मेरे पास आ गया एक, चले मैं एक एक्सिस को थोड़ी देर के लिए हटाने में मतलब भी तो हो सकता है, ये आ गया। अब हो क्या रहा है, गौर फरमाए, ये वेक्टर है, आ गया ए वेक्टर। अब हो क्या रहा है स्टूडेंट, ये वेक्टर ए आ गया हमारे सामने क्या। अब यहां से जो एंगल बनेगा इसके और इसके दरमियान में वो अल्फा होगा, इसके और इसके दरमियान में जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, बीटा, और इसके और इसके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, गामा। इस तरीके से एंगल बन रहा है। ये आ गया हमारे पास अल्फा क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा और इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो गामा। ये है वेक्टर, क्लियर। असल में ये आपके सामने बनी हुई है, मुझे पता है ये देख के समझ में ना आई है, इसीलिए मैंने आपको ये करके दिखा दिया ताकि आपके समझ में आ जाए डायग्राम क्या है। चले भाई आगे बढ़ते हैं भाई। अब मालूम क्या करना है हमारे को, अल्फा बीटा गामा मालूम करने हैं। अब सुनिएगा बात को, तो यहां पर हमारे पास अगर आप बात करने देखिए, सबसे पहले मैंने ये ए का मैग्नीट्यूड क्यों मालूम कर रहा हूं वो सुने, क्योंकि मैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन को यूज करूंगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, असल में कॉस थीटा होता है। ये पूरे कॉस थीटा को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, पूरे को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, क्लियर। अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस कौन सा, अल्फा बीटा गामा। तो हम पहले अल्फा लिखेंगे, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा, अब मुझे पता है कॉस किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे सर बेस ओवर हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। अब ये जो ये ए वेक्टर है उसका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्लियर है। तो वो क्या होगा, उसकी बेस होगी ये, और वो क्या होगा, एक्स। असल में ये क्या होगा, एक्स। तो एक्स होगा क्या, बेस हमारे पास क्या होगी, एक्स, और हाइपोटेनस हमारे पास ये खुद वेक्टर होगा। जैसे कि इसकी बेस अगर मैं बोलूं क्या है, वाई होगी, और इसकी बेस अगर बोलूं क्या होगी, जेड होगी, क्लियर है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब ये इसकी बेस है और ये इसका हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस में क्या है, ये ए वेक्टर है। तो यहां पर हम हाइपोटेनस में इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, क्लियर है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह क्लियर। और जब मैं कॉस बीटा की बात करूंगा तो यहां लिखेंगे y ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a, और जब मैं कॉस गामा की बात करूंगा तो z ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a, क्लियर है। इंशाल्लाह बात आपको क्लियर हो गई। अब सवाल पैदा ये होगा कि सर ये x y और ये z ये क्या है असल में, तो सुनिएगा स्टूडेंट, ये a वेक्टर के अंदर जो ये 3 लिखा हुआ है ये x है, ये जो 6 लिखा हुआ है ये क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए समझाता ऐसे हूं कि ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास अगर दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक ये वाई एक्सिस है, और यहां तो एक वेक्टर ए है पूरा। अब मुझे बताएं कि इसने एक्स में कितना कवर किया, तो ये तो मुझे यही बताएगा ना कि एक्स में कितना कवर किया, 3, कितना कवर किया 3, तो यहां 3 के यहां रहा होगा 3, और y में कितना कवर किया 6 -6, तो नेगेटिव में आएगा -6, क्लियर। इस तरीके से हम लोग किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताई जाती है इस तरीके से, तो क्लियर है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू होती है, ये हमारे पास y की वैल्यू होती है, और ये हमारे पास z की वैल्यू होती है, क्लियर है। इस बात को मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है हम कोऑर्डिनेट को कैसे देखते हैं, x, y, अगर 3 हो तो x, y, z। तो असल में ये जो हमारे पास x, y, z है वो यही है, x हमारे पास 3, y हमारे पास -6 और z हमारे पास
प्लस का 2। अब स्टूडेंट सुनिएगा, मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया है, अल्फा के लिए, बीटा के लिए और गामा के लिए, तो ये सब लिख के इनकी वैल्यूज निकाल के आप लोगों को शो कराता हूं। सो यहाँ स्टूडेंट मैंने कर दिया सॉल्व। अब बताता हूं जरा क्या हुआ। मैग्नीट्यूड की बात करें वेक्टर ए की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अभी बताया था एक्स वाई जेड क्या होते हैं, क्लियर है। तो एक्स क्या है 3, तो इस 3 का स्क्वायर प्लस वाई हमारे पास क्या है -6, तो इस -6 का स्क्वायर प्लस जेड हमारे पास क्या है 2, तो इस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 6 और -6 के ऊपर पावर इवन होने की वजह से नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर दें, तो 6 6 क्या हो जाएगा 36 और 2 2 क्या हो जाएगा 4। 9 और 4 कितना, सॉरी 36 और 4 कितना होगा 40 और 40 प्लस 9 कितना होगा 49 और 49 का रूट क्या होगा 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और लेकिन शायद एक और सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि सर आपने x को डिवाइड क्यों करवाया a के मैग्नीट्यूड से, a के वेक्टर से क्यों नहीं करवाया। मेरी बात को सुने स्टूडेंट, ये आपके सामने एक राइट एंगल क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया। मुझे बताएं इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या आप लोग जब फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो उसमें आप क्या लेंथ लेते हैं वेक्टर की। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लेंथ ही तो चाहिए होती है कि इस बेस की लेंथ कितनी है, इस हाइट कितनी है, ये इसका हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है, यही जानते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं इस वेक्टर ए को लेकर मैं करूंगा क्या। मुझे तो ये जो वेक्टर ए है उसकी लेंथ से काम है ना, क्योंकि मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो मुझे तो मालूम कर रहा है कि यहां से लेके यहां तक इस वेक्टर की लेंथ क्या है। और मुझे बताएं वेक्टर की लेंथ कौन बताता है, असल में उसका मैग्नीट्यूड बताता है। तो इसी वजह से मैंने इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है। समझ में आ गई बात। शायद मैंने सोचा कंफ्यूजन रह सकती है, इसलिए क्लियर कर दी भाई, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो असल में उस वेक्टर की लेंथ ही तो होती है। क्लियर। चले भाई, अब फॉर्मूला मैंने बताया था कॉस अल्फा के लिए क्या होगा, x डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। x हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 को डिवाइड करवाऊंगा a के मैग्नीट्यूड से, और a का मैग्नीट्यूड क्या है 7, तो ये आ गया 7। और यहां पर ये तो cos था ना, इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा cos इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया cos इनवर्स 3/7, और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 64.62। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई डिग्री के अंदर। चले भाई आगे बढ़ते हैं। cos बीटा की बात करें तो y डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो बीटा निकालना है तो cos उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, और y की वैल्यू क्या है -6 आ गई, और a मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है 7 आ गई। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका एंगल क्या आ जाएगा 149 डिग्री। और इसी तरीके से cos गामा की बात करेंगे तो cos गामा इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या सॉरी cos यहां पर इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा cos इनवर्स हो जाएगा, और हमारे पास z की वैल्यू क्या है +2 और मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है 7। तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आएगी 73.39 डिग्री। यहां जाके ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। क्लियर। इंशाल्लाह कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर कर दिए। चले भैया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, मतलब न्यूमेरिकल नंबर 18 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है न्यूमेरिकल नंबर 18। न्यूमेरिकल नंबर 18 बहुत ज्यादा आसान है, तो देखिएगा जरा क्या हो रहा है। लिखा हुआ है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट along the vector r। वेक्टर r की तरफ मूव करवाना है। if the applied force is f, उस वक्त जो फोर्स अप्लाई हुई हो वो क्या हो f। हमें बोला क्या है, हमें वर्क डन मालूम करने का बोला है, लेकिन सबसे पहले डेटा बनाना पड़ेगा। डेटा में क्या क्या गिवन है हमारे को, एक तो r गिवन है r वेक्टर, और एक हमारे पास f वेक्टर। तो मैंने लिख दिया r वेक्टर और ये आ गया f वेक्टर। मालूम क्या करना है वर्क डन, और वर्क डन w होता है, ये आ गया w, और आपको पता ही है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो भाई देखिए वर्क डन का फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं क्या होता है, आप बोलेंगे सर वर्क का फॉर्मूला होता है F.D, और डॉट लगाते हैं तो FD cos थीटा। लेकिन यहां पर जो FD है वो वेक्टर है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे F वेक्टर डॉट इनटू R वेक्टर। ये जो F है फोर्स है और ये R जो है डिस्टेंस होता है, लेकिन यहां पर वेक्टर की फॉर्म में तो वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो भाई देखिए स्टूडेंट सुनिएगा बात को। तो स्टूडेंट आपको पता होगा वर्क डन का कॉन्सेप्ट। तो अगर ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पे, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, क्या करता हूं फोर्स अप्लाई करता हूं, और फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये बॉडी क्या उस तरफ डिस्प्लेस हो जाए और यहां तक पहुंच जाए, यहां तक पहुंच जाए।
बॉडी ए से बॉडी बी तक, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाए, फोर्स अप्लाई करने कर ये बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, यहां थी अब यहां आ गई, डिस्प्लेस हो गई फोर्स अप्लाई करने की वजह से, तो हम बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन हो गया। तो बस इतना सा काम है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आसान सा न्यूमेरिकल है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो फिर भी हो जाएगा आराम से। चले भाई, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। अब डॉट प्रोडक्ट है ना भाई, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, आई वाले को आई से करेंगे, जे वाले को जे से करेंगे और के वाले को के से करेंगे, तो 2 3 6 हो जाएगा। और आपको एक और बात शो करवाते हैं तो अच्छी बात है, क्या लिखेंगे कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, सही बराबर होता है 1 के, और आई डॉट जे एंड जे डॉट के एंड के डॉट आई बराबर किसके होता है, 0 के। जब ही हम इस आई को आई से करवा रहे हैं, जे को जे से करवा रहे हैं, के को के से करवा रहे हैं, तो आपको पता है आई को आई से मल्टीप्लाई कराएंगे किसके बराबर आएगा, 1 से, तो जिस वजह से हम 1 शो नहीं करवाएंगे। अब जे को करवाते हैं तो माइनस प्लस क्या हो गया, -1 2 का क्या हो जाएगा 2, और जे जे क्या हो जाएगा, जे इंटू जे क्या होता है 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 5, और आपको पता है के वेक्टर यूनिट वेक्टर इंटू के यूनिट वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो भी 1 होता है। चले भाई, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा 6 और 5 11, 11 में से 2 गए 9, तो ये हमारे पास क्या आ गया 9 जूल, क्योंकि वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल्स। क्लियर है, इंशाल्लाह यहां तक की बात क्लियर हो गई, और ये न्यूमेरिकल नंबर 18 भी आके कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 19 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है न्यूमेरिकल नंबर 19। न्यूमेरिकल नंबर 19 में बोल रहे हैं कि फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स of 30,000 Newton in moving an object through a distance of 45 मीटर। अब इतनी सी बात हमारे समझ में आई कि फोर्स लगी 30,000 न्यूटन की, और वो जो ऑब्जेक्ट था वो कितना डिस्प्लेस हुआ 45 मीटर का डिस्प्लेस हुआ। तो सबसे पहले जितनी बात हमें समझ में आई उतनी बात हम डेटा में लिखेंगे। पहली बात कि हमारे पास F फोर्स जो है वो कितनी है, फोर्स हमारे पास कितनी आ गई भाई, फोर्स हमारे पास, चले मैग्नीट्यूड की बात, फोर्स हमारे पास कितनी आ गई 30,000 न्यूटन आ गई, और डिस्प्लेस कितना हुआ डी हमारे पास कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 45 मीटर हो गया। क्लियर भाई, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। पहली बात वो बोल रहा है ए हमें बोल रहा है द फोर्स, ऐसी फोर्स जो क्या है, द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखें भाई, पॉइंट टू बी नोटेड, देखें भाई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो ए पोजीशन पे है, वो बोल रहा है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हुई, सपोज करें हमने जब इस पर फोर्स अप्लाई की तो बॉडी डिस्प्लेस इधर हो गई, सीधी सीधी हो गई, वो बोल रहा है जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन था, मोशन कहां हुआ, मोशन इधर हुआ, इधर गई ना बॉडी तो मोशन इधर हुआ, तो वो बोल रहा है जिस डायरेक्शन में मोशन हुआ, पहली कंडीशन में बोल रहा है जिस डायरेक्शन में मोशन हुआ उसी डायरेक्शन में क्या होगी फोर्स, द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब इस वक्त जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो भी इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो भी इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों के दरमियान में एंगल क्या हो गया, आप बोलेंगे सर एंगल तो 0 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब ए कंडीशन में क्या हुआ, एंगल हमारे पास इन्होंने क्या दे दिया 0 डिग्री, और हमसे बोल क्या रहे आगे बताते हैं। उसके बाद बी वाले में देखते हैं, बी वाले में हमसे बोल रहे हैं द फोर्स मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। अब इसके अंदर दूसरे वाले बी वाले पार्ट में जो एंगल है वो है 40 डिग्री, एंगल जो है वो क्या है 40 डिग्री हो गया। अब मालूम क्या कर रहा है, एक तो हमें पता चला वर्क डन मालूम करना है, सही है, दोनों में हमें वर्क डन तो मालूम करना ही है, दोनों में ही करना है, क्लियर है, दोनों में वर्क डन मालूम करना है। और उसके बाद देखते हैं कुछ और तो नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा लिखा हुआ कुछ ना कुछ तो बोले होगा आगे। फाइंड द रेट एट विच द फोर्स इज वर्किंग, उस टाइम जब फोर्स वर्किंग कर रही है, टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, उस वक्त वेलोसिटी जो थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी, और उसका फोर्स
काम कर रही थी। तो याद करें, फोर्स और वेलोसिटी दोनों साथ कब आते हैं? ये तो पावर का फॉर्मूला है। पावर का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन तो बराबर होता है F इंटू डी और डिवाइडेड बाय टी। और मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ये क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये तो वेलोसिटी होती है। तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? v लिख सकता हूं। तो हमारे पास पावर किसके बराबर आ जाएगा? F डॉट v। तो इसका मतलब ये भी डॉट प्रोडक्ट है, जिस वजह से पावर क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। चले भाई, तो इसका मतलब हमें साथ साथ वर्क डन के साथ साथ हमें पावर भी मालूम करना है। हमें क्या मालूम करना है? पावर भी मालूम करना है। तो भाई जल्दी से करते हैं, कोई देर की बात थोड़ी है, मुश्किल काम थोड़ी है। तो भाई देखिए, हमें क्या मालूम करना है और पावर भी हमें साथ साथ दोनों की मालूम करनी है। और उस वक्त वेलोसिटी कितनी थी? उस वक्त वेलोसिटी थी कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब हम करेंगे क्या? सॉल्यूशन का वक्त आ चुका है, तो सॉल्यूशन करेंगे। तो अब मुझे बताएं स्टूडेंट जरा, हमें क्या करना है? सबसे पहले वर्क डन, फिर उसके बाद पावर। और जब एंगल क्या हो? 0 डिग्री। तो ए वाले पार्ट के लिए काम कर लेते हैं पहले। तो क्या होगा? वर्क डन। तो वर्क डन किसके बराबर होगा? F डॉट डी के। डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। और आपको पता है एंगल क्या है? 0 डिग्री। अब ये जो F का मैग्नीट्यूड आ गया और D का भी मैग्नीट्यूड आ गया। F का मैग्नीट्यूड कितना है? 30,000। तो ये आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। बॉडी डिस्प्लेस कितना हुई? 45 मीटर। ये आ गया 45 मीटर। और मैं cos 0 नहीं लिख रहा, क्योंकि आपको पता है cos 0 क्या होता है? 1। वो आप खुद देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं नहीं लिख रहा, आपको लिखना है टाइम बचाने के लिए। तो इसका आंसर सबके मैं बाद में लिखूंगा। क्लियर है? जब उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपको आंसर मिलेगा। तो अभी मैं आंसर नहीं लिख रहा, क्योंकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, तो अभी रुक जाए। तो भाई आगे बढ़ते हैं, सबके आंसर एक साथ लिख दूंगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी। अब बात आती है पावर की। तो पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है F इंटू वी। डॉट हटाएंगे, कॉस आ जाएगा। तो F V cos थीटा। cos 0 डिग्री 1 होता है। तो सिंपल क्या होगा? पावर किसके बराबर आ जाएगी? फोर्स इंटू वी के। फोर्स कितनी है? 30,000। तो ये आ गया 30,000 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? 2। तो हम क्या करेंगे? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? ये तो 60,000 हो जाएगा। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आ गया। और पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। क्या होता है पावर का यूनिट? वाट होता है। तो यहां पर हमारे पास पावर भी निकल के आ गया। अब बात करते हैं बी वाले पार्ट की। किसकी बात करते हैं? बी वाले पार्ट की। तो बी वाले पार्ट के लिए वर्क डन निकालेंगे। तो बी वाले पार्ट के लिए वर्क डन क्या होगा? F डॉट डी होगा। डॉट रिमूव करेंगे, कॉस आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर। चले भाई, अब क्या होगा? फोर्स हमारे पास कितनी है? 30,000। क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? 45 मीटर। अब एंगल पुट करना लाजमी है कि अब cos 45 डिग्री हो गया। क्लियर। अब cos 45 ये सब कैलकुलेट करके मैं आपको बता दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दूसरी जो चीज है हमारे को क्या मालूम करना? पावर। तो पावर हमारे पास क्या होता है? पावर हमारे पास बराबर होता है किसके? फोर्स इंटू वेलोसिटी के। डॉट हटाएंगे तो cos थीटा आ जाएगा। और हमारे पास फोर्स कितनी है? 30,000 न्यूटन। उसके बाद वेलोसिटी कितनी है? 2 और मल्टीप्लाई बाय cos 45 डिग्री। अब इन सब के आंसर आप लोगों के सामने लिख देता हूं। तो यहां स्टूडेंट सारे का आंसर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इसका आंसर यह आया 130 मतलब 13,50,000 यह आ गया। और यहां पर इसका 60,000 आया। और ये तो आपके सामने निकाल दिया था। और इसका क्या है? ये वाला 1034100 जूल और ये 45960 वॉट्स। अब बुक में अगर आप देखेंगे तो बुक में आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है। तो ये कैसे आया? तो ये सिर्फ क्या हुआ? पॉइंट को आगे पीछे खेला है इन्होंने। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, अभी बता देता हूं कैसे आया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? 13,50,000 ना, 13,50,000 लिखा हुआ है। क्लियर। अब इसका पॉइंट कहां होगा? यहां। तो 1 2 3 4 5 6। तो कितने टाइम पीछे लाया इस पॉइंट को? 6 टाइम। तो यहां पर 1 के बाद आ जाएगा पॉइंट, उसके बाद क्या है? 3 सही है, उसके बाद क्या है? 5। क्लियर। उसके बाद मल्टीप्लाई लगाऊंगा, उसके बाद 10 लगाऊंगा। अब जब मैं पॉइंट को पीछे लाता हूं तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो जितने लाइन लाया 6 डबल आया। तो यहां ऊपर पावर जो आएगी वो पॉजिटिव 6 आएगी।
अगर पीछे लाते हैं तो पॉजिटिव होती है वैल्यू, आगे लेके जाते हैं पॉइंट को तो नेगेटिव होती है। क्लियर है? तो ये हमारे पास बन गया 1.35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल्स लिखा हुआ भी है। तो ये टेंशन ना ले, इसलिए करवा रहा हूं, मतलब जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और पावर की बात करें तो यहां देखें पावर में क्या लिखा हुआ है 60,000। क्लियर है? तो पॉइंट को देखें, यहां पर पॉइंट अभी तो 1 2 3 4, तो 6 के बाद आ गया पॉइंट, तो 4 दफा आया ना, तो हम लिखेंगे 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 वॉट्स। क्लियर है? इंशाल्लाह आप लोगों को बात क्लियर हो गई। और यहां इन्होंने लिखा हुआ भी है, तो जीरो लिखे ना लिखे बात एक ही है। चले भाई इसकी बात करें 103.4100 की, तो पॉइंट यहां पर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1.03 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना रहा 6 दफा, तो आगे 10 की पावर 6, और ये वर्क डन है तो यूनिट आएगा जूल, जूल्स आएगा। क्लियर भाई? आगे बात करें इसकी 495,600 की, तो देखें जरा, अब देखें राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखें पहले तो पॉइंट को देखें 1 2 3 4, ये आ गया 4 पॉइंट। अब देखें 95 बन रहा था ना, है ना, इसको हमने बोला पूरा 6 कर देते हैं, क्योंकि 95 में यहां देखें, तो यहां देखें पूरा ही हमने क्या कर दिया, इसको हमने पूरा 6 ही मान लिया, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी 459 है, सॉरी गलती हो गई है मुझसे, 45960 है। क्लियर है? अब आपको पता है 59 किसके करीब है, 60 के, किसके करीब है 60 के करीब है। 59 के बाद क्या आएगा 60 आएगा, तो ये आ जाएगा 4.60 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 वॉट्स आएगा। क्लियर है? वॉट्स आएगा, पावर है। क्लियर है? तो इस तरीके से इन्होंने पॉइंट को आगे पीछे करा है, और कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो सिर्फ आपके समझाने के लिए था, क्योंकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ये आपको तंग करेंगे, तो इसलिए मैं मिटा रहा हूं, सब समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। चलिए भाई स्टूडेंट, ये एमसीक्यू भी मतलब न्यूमेरिकल भी होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर न्यूमेरिकल नंबर 20 की तरफ। तो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है आप न्यूमेरिकल नंबर 20। न्यूमेरिकल नंबर 20 में बोल रहे हैं दो वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी आर सच दैट इस तरह के हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर है 3 के। ये बात हमें समझ में आई, तो डेटा में लिखते हैं भाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है 3 के बराबर है, और बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बराबर है 4 के। तो ये भी लिख देता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बराबर किसके है 4 के, और बोल रहा है कि ए वेक्टर को जब डॉट बी प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी निकालेंगे, तो वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा किसके माइनस के 5 के। अब खुद सोचें स्टूडेंट, खुद सोचें कि यहां पर ए डॉट बी दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, तो इसका इस्तेमाल तो होना ही है। इसका मतलब ये एक डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तो 3 पार्ट हमारे को दिए हुए, एक ए पार्ट, एक बी पार्ट और एक सी पार्ट। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे सॉल्यूशन में ए पार्ट को। तो यहां पर देखें सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ए पार्ट को मालूम करेंगे। तो ए पार्ट में क्या होगा, ए पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, ए पार्ट में हमें बोला हुआ है द एंगल बिटवीन ए एंड बी मालूम करना है। क्या मालूम करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान कोई ना कोई एंगल होगा, वो हमें बता दें। अब सुनिएगा बात को, थोड़ी सी छोटी सी बात है, आप सब जानते हैं ए डॉट बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा के। हमें यहां पर जो थीटा दिख रहा है वो किसके दरमियान का है, आप बोलेंगे सर ए और बी के दरमियान जो एंगल है वही तो थीटा है, तो ये तो हमें मालूम करना है। तो यहां ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या हो गए, डिवाइड हो जाएंगे भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है, हो जाएंगे ना, बिल्कुल हो जाएंगे। तो भाई देखें, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट के ए डॉट बी बराबर होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय, सॉरी ये वेक्टर है, क्लियर है, ये वेक्टर है, इसके ऊपर एरो लगाना मैं भूल गया हूं, दीज आर वेक्टर्स। तो ये ए भी एक वेक्टर है, ये बी भी एक वेक्टर है, और डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी।
बराबर आएगा किसके, कॉस थीटा के। अब हमें तो कॉस थीटा नहीं थीटा मालूम करना है, तो आगे देखते हैं जरा स्टूडेंट्स। तो आगे गौर फरमाइएगा क्या होगा। तो भाई देखिए हम सब जानते हैं अभी क्या हो गया, कॉस थीटा किसके बराबर है, ए डॉट बी। हमें क्या ए डॉट बी नहीं पता, आप बोलेंगे सर बिल्कुल पता है कि यहां पर ये किसके बराबर है, माइनस के 5 के। तो यहां आ जाएगा माइनस का 5, और डिनोमिनेटर की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमें गिवन नहीं है क्या। आप बोलेंगे सर बिल्कुल डेटा में है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है 4। तो ये आ गया भाई, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 ऊपर न्यूमरेटर में है, 3 4 था क्या हो जाएगा 12। हमारे पास तो ये कॉस थीटा आया ना, डायरेक्शन कोसाइन आया अभी, तो अभी हमारे पास क्या है डायरेक्शन कोसाइन आया है, लेकिन अभी हमारे को थीटा मालूम करना है। तो थीटा के लिए क्या होगा, ये कॉस उधर जाके क्या होगा इनवर्स, तो -5/12 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं फिर आपको बताता हूं। सो यहां स्टूडेंट्स मैंने एंगल फाइंड कर लिया, तो यह आया 114.6 डिग्री। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में बोल रहे हैं द लेंथ ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड। तो लेंथ तो आपको पता है मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ए माइनस बी मतलब ए प्लस बी की लेंथ और ए माइनस बी की लेंथ हमें मालूम करनी है। तो एक बात हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर होता है अंडर रूट ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर। आप बोलेंगे सर क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो वो भी बता देता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। तो भाई देखिए अंडर रूट में आ गया ये ए इंटू ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। आपको तो पता ही है ना कि ये जो a इंटू ए, अगर मैं बोलता हूं a डॉट बी, तो a डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के। तो वहां a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, तो यहाँ a डॉट है तो a का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड और a के दरमियान का एंगल। मुझे बताएं क्या ये जो a वेक्टर दोनों सेम नहीं है, तो जब दोनों सेम ही वेक्टर है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, और जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा, और cos 0 डिग्री क्या होता है 1। तो इसका मतलब इस cos थीटा को लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 के बराबर है। और आपको पता है मैग्नीट्यूड को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a इंटू ए क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वापस हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्लियर है इंशाल्लाह बात। जब भी मैं बोल रहा हूं कि ये चीज और ये चीज क्या है बराबर है भाई। तो इसी तरीके से a प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के। क्लियर, आसान सी बात है, छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी। चले भाई, और इनका डॉट प्रोडक्ट के बीच में ये डॉट है। चले भाई आगे क्या हो रहा है देखें जरा। अब स्टूडेंट सुनिएगा कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, देखते जाए। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास अंडर रूट आ गया। अब सुनिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये a जाके इस a से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये a जाके इस b से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, तो a इंटू ए हो जाएगा, a डॉट ए हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद फिर ये जाके इस p से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा प्लस का a डॉट b। उसके बाद स्टूडेंट्स हो जाएगा, देखिए जरा, उसके बाद ये b वाला a से मल्टीप्लाई होगा, फिर b वाला b से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा b डॉट ए प्लस b डॉट ए, और उसके बाद हो जाएगा प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा b डॉट b, तो ये हो जाएगा b डॉट b। चले भाई इंशाल्लाह आपकी बात क्लियर हो गई, मुश्किल बात तो थी नहीं ना। चले आगे देखें अब क्या होगा। अब स्टूडेंट a इंटू ए क्या होगा, आपको तो पता है ना, मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर हो जाएगा। यही तो बात अभी बताई थी ना मैंने आपको करके। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर। अभी बताइए बात, अभी भूलिएगा नहीं, मैंने आपको बताई थी अभी बात। आगे क्या होगा प्लस a डॉट बी, और आपको पता है अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था a डॉट बी किसके बराबर है, ये तो -5 के बराबर है। इसका मतलब तो मैं यहाँ पर a डॉट बी की जगह क्या लिख सकता हूँ -5 लिख सकता हूँ। तो भाई मैं लिखूं कि नहीं, बिल्कुल लिखूंगा। ये आ गया -5 प्लस का। अब आपको पता है आप निकाले a डॉट बी और आप निकाले b डॉट ए, बात तो एक ही है ना, क्या बोलते हैं बात एक ही है, जिस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस b डॉट बी क्या हो जाएगा, b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब जरा सुनिएगा स्टूडेंट, a का मैग्नीट्यूड क्या है
थ्री का स्क्वायर क्या होगा 9, प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसल, प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या है 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 और 9 कितने होंगे 16 और 9 25 और 25 का रूट क्या होगा 5। तो हमारे पास स्टूडेंट a प्लस बी की लेंथ क्या आई है हमारे पास आई है 5। इसी तरीके सेम तरीके से हम लोग a माइनस बी की लेंथ भी क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे भाई। क्लियर है, इंशाल्लाह बात क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों को। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब फाइंड आउट कर लेते हैं a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई मुझसे, वो सही करवा देता हूँ कि मैंने आपको बोला कि a डॉट भी बराबर है माइनस के 5 के, तो यहाँ आ गया माइनस का 5, तो b डॉट ए और a डॉट भी बात तो एक ही है, तो b डॉट ए भी किसके बराबर होगा माइनस के 5 के। गलती से मैंने प्लस का 5 लिख दिया तो असल में ये माइनस का 5 ही आएगा। क्लियर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा माइनस का 10, और आपको पता है 25 में से 10 गए कितने बचेंगे 15, तो यहां पर हमारे पास आंसर आएगा अंडर रूट 15। क्लियर है भाई। और आगे बढ़ते हैं a माइनस बी के मैग्नीट्यूड की, तो वही वाली बात किसके बराबर होगा अंडर रूट a माइनस बी डॉट a माइनस बी के, तो ये बराबर आ जाएगा मैग्नीट्यूड के a का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। तो यहां पर a का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, आप बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ a हमारे पास 3 है और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 2 a डॉट b किसके बराबर है माइनस के 5 के, तो ये आ गया माइनस का 5 और मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या है 4 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो देखें 9 और 16 25 माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10, 25 और 10 कितने हो गए 35 हो गए। तो ये हमारे पास a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब c वाला पार्ट रह गया तो इसको नोट करें, उसके बाद c वाला पार्ट करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट c वाला पार्ट आ गया है। अब c वाले पार्ट में ये वाला चीज नहीं देखे अभी थोड़ी देर के लिए, उसमें बोला क्या है एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी के दरमियान जो एंगल होगा वो बताएं। अब ये मुश्किल हो गया, क्या हो गया ट्रिकी हो गया। अगर मैं आपसे बोलता a वेक्टर और b वेक्टर के दरमियान का एंगल बताएं तो आप क्या करते, आप बोलते सर a डॉट बी बराबर है किसके a वेक्टर डॉट बराबर है किसके ए बी कॉस थीटा के, तो आप मुझे एंगल बता देते इजीली, क्योंकि ये ए बी और के दरमियान का एंगल क्या है थीटा। ये आसान था, ये क्या था इजी था। अब अगर ये बोल रहे a प्लस बी और a माइनस बी, तो अगर सपोज करें ये भी एक पूरा एक वेक्टर होता, ये भी एक पूरा वेक्टर होता, तो इन दोनों वेक्टर के दरमियान में एंगल निकालने का तरीका तो यही है। तो मैंने बोला काम को आसान करते हैं, क्योंकि हमें सबको पता है जब हम a के साथ b को ऐड करेंगे तो हमें कोई रिजल्टेंट कोई ना कोई वेक्टर मिलेगा, और हम a माइनस बी करेंगे जब भी हमें कोई रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो क्लियर है, तो मैंने मान लिया हमारे पास c वेक्टर आ जाएगा जब हम a प्लस b को ऐड करेंगे, और d वेक्टर जब आएगा जब हम a माइनस बी को करेंगे। क्लियर, तो भाई देखिए अब हमें क्या मालूम करना है c और d के दरमियान में एंगल मालूम करना है, क्योंकि हमने c इस पूरे को मान लिया d इस पूरे को मान लिया, तो c और d के दरमियान में जो एंगल बन रहा होगा, c और d के दरमियान के जो वेक्टर है उनके दरमियान में जो एंगल है वो बन रहा होगा वो मालूम करना है। तो मैंने बोला c डॉट d किसके बराबर होगा, तो बताया आपको c का मैग्नीट्यूड इंटू d का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। सीरियसली बात बताएं, समझ में आई बात, इंशाल्लाह समझ में आ गई। अब मसला क्या है, अब मसला ये है स्टूडेंट कि हमारे पास तो वैल्यू सिर्फ a डॉट b की है और यहां बोला जा रहा है c डॉट d। अब क्या करें, मुझे बता c की वैल्यू हमें नहीं पता, आप बोलेंगे सर पता तो a प्लस b है, तो टेंशन किस बात की भाई, टेंशन तो हमें लेनी ही नहीं है, हम टेंशन लेने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर, टेंशन को खत्म करने के लिए। तो भाई देखिए c क्या है असल में, c तो हमारे पास a प्लस का b है, तो c की जगह क्या लिख दूंगा a प्लस का b। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर है। उसके बाद सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसके साथ d के साथ, तो d हमारे पास कौन है a माइनस का b है, तो ये आ गया a वेक्टर माइनस b वेक्टर। क्लियर है, इंशाल्लाह बात क्लियर है। अब बराबर आएगा किसके मैग्नीट्यूड ऑफ c एंड मैग्नीट्यूड ऑफ d। अब मुझे जरा बताएं अब मैग्नीट्यूड ऑफ c किसके बराबर होगा, है ना, सवाल तो पैदा होगा आप लोगों के ध्यान में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c निकालने का तरीका सुनिएगा जरा, सुनिएगा। देखिए भाई अगर मैं आपसे बोलूं a का मैग्नीट्यूड निकालें,
तो आप मुझे इजीली बता देंगे क्योंकि सवाल में गिवन है, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि C का मैग्नीट्यूड बताओ तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे देखिए A का मैग्नीट्यूड की बात आती थी तो आप क्या करते थे? A डॉट A करते थे, ऐसे करते थे। आप बोलेंगे सर ऐसे ही। तो अगर मैं बात कर रहा हूं C के मैग्नीट्यूड की, किसकी बात कर रहा हूं? C के मैग्नीट्यूड की, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं C वेक्टर इंटू C वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, बात तो सही है। क्या अगर A हमारे पास A का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके? अंडर रूट A वेक्टर इंटू A वेक्टर के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ C किसके बराबर होगा? अंडर रूट C वेक्टर डॉट C वेक्टर के। क्लियर है? तो इसके बाद C हमारे पास किसके बराबर है? इसके बराबर है, वैल्यू डालेंगे, हमारा काम तो हो जाएगा ना। क्यों टेंशन लेनी है आप लोगों को? टेंशन तो हम लोगों को लेनी नहीं है। लेकिन बात सुन ले मेरी, मैं इतना लंबा चौड़ा काम क्या वापस करूंगा? आप क्या सोचते हैं मैं करूंगा क्या? नहीं भाई, मुझे बताएं कि मुझे क्या A प्लस बी का मैग्नीट्यूड नहीं पता? अभी तो निकाला ऊपर A प्लस बी का मैग्नीट्यूड। क्या मुझे A माइनस बी का मैग्नीट्यूड नहीं पता? अभी तो निकाला ऊपर। तो क्या इतनी मेहनत वापस करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो बस टेंशन खत्म करें, हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ C क्या होगा, क्योंकि पता है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ C का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ C का मतलब है A प्लस बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ C का मतलब क्या है? असल में तो A प्लस बी का मैग्नीट्यूड ही तो है वो, क्योंकि हमने C किसको माना है? A प्लस बी को। तो C की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे मतलब क्या है? A प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और वो निकाल चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं D के मैग्नीट्यूड की, तो D का मैग्नीट्यूड क्या होगा? A माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और वो भी हम अभी निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, देखिए ये तो मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको डिवाइड में ले आऊंगा, तो ये आ जाएगा C का मैग्नीट्यूड और ये आ जाएगा D का मैग्नीट्यूड। दोनों वैल्यूज है ना? बिल्कुल है, अभी तो निकाल के आए, बार बार थोड़ी काम करेंगे, एक ही तो सवाल चल रहा है। तो अब C के मैग्नीट्यूड और D की मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, बस पुट करने का टाइम आ गया है। अब मैं डायरेक्टली वैल्यूज को क्या करने जा रहा हूं? पुट। तो सुनिए, स्टूडेंट इससे आगे मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, तो जरा गौर फरमाएं आपका टाइम बचाने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, आप अभी इस बातों को ना ही सोचें तो अच्छा ही रहेगा, जो मैं कह रहा हूं बस वही सुनिएगा ज्यादा। तो भाई देखिए यहां पर क्या हो गया था, मैंने आपको सब समझा दिया। अब यहां से आगे जरा सुनिएगा, ये A प्लस बी है, मल्टीप्लाई हो रहा है A माइनस बी। आपको पता है कि A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस बी और इंटू A माइनस के B के। तो इसका मतलब A प्लस बी A माइनस बी किसके बराबर होगा? A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर के। क्लियर है? तो ये आ गया A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो A है ये A है, तो इसका मतलब क्या है? A का स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका मतलब है A इंटू A, और आपको पता है A इंटू A क्या होगा? A cos थीटा, और दोनों A मैग्नीट्यूड हो गए तो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया जाता है, स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके सामने आ जाएगा ये चीज। क्लियर है? ये चीज मैं पहले ही बता दी, बार बार एक्सप्लेन करूंगा, टाइम वेस्ट होगा इसलिए बार बार नहीं बता रहा। तो ये चीज के बराबर आ गई माइनस B का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर आ जाएगा। अब सुनिएगा, अब यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ A अभी हमारे को पता है क्या है? 3, ये आ गया 3। मैग्नीट्यूड ऑफ B क्या है? 4, ये आ गया 4। क्लियर? चले इसको मिटा देता हूं ताकि आपको कोई तंग ना करे। चले भाई आगे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी निकाल चुके हैं, वो कितना आया था? √15। मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस बी भी निकाल चुके हैं, वो कितना आया था? अंडर रूट 35। चले भाई, और ये किसके बराबर है? cos थीटा के। ठीक है, स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और बीच में आपको पता है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट को एक दफा लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बराबर आ गया cos थीटा के। और आपको पता है 9 माइनस 16 किसके बराबर होगा? माइनस के 7 के, और डिवाइड में क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? अंडर रूट 5 to 5। अब हमें तो थीटा मालूम करना है, तो cos यहां पर है, इसको इक्वल टू दूसरी साइड लेके जाएंगे, इनवर्स हो जाएगा, और इसको अगर आप देखेंगे फाइंड करेंगे तो आपको वैल्यू, सॉरी यहां पर गलती है, रुक गया जस्ट, ये स्टेप नहीं आएगा। चले भाई यहां के बाद डायरेक्ट आ गया, तो आप जब वैल्यू निकालेंगे थीटा की तो आपके पास आ जाएगी 139.79 डिग्री। सो स्टूडेंट यहां जाके ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर यहां पे अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, और याद रखिएगा
यहाँ पे वैसे भी आप याद रखने की जरूरत तो है नहीं, ये क्यों बराबर आ रहा है तो फिर बता देता हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, और ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, और आपको पता है दोनों सेम वेक्टर है, इनके दरमियान में एंगल क्या होगा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री बराबर किसके होगा 1 के, तो बचेगा सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिस वजह से यहां पर मैंने a के मैग्नीट्यूड का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। क्लियर, सारी बातें क्लियर हो गई, इंशाल्लाह मतला नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वेक्टर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स पे होगी, उसके बाद चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे और जल्द अज जल्द चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करूंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।